हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी में अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की क्या थ्योरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट में जीन पियाजे क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है। ये ऐसा टॉपिक है, हर साल इसमें से सवालात पूछे जाते हैं। आपको पता है जीन पियाजे ने जो थ्योरी पेश की है, इसको देखते हुए आपका सिलेबस भी तैयार किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों को इनकी थ्योरी को सामने रख करके फिट किया जाता है। देखिए, ये आपका सिलेबस है। आप आंध्र प्रदेश के टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसका चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड, सीडीपी सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो इसमें पहले के सारे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है यहाँ तक के, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इसमें है पियाजे यानी जीन पियाजे का इससे मुतालिक क्या नज़रिया है। आपको पता है जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात की है, यानी इदराकी नशोनुमा, जिसको हम वकूफ़ी नशोनुमा के नाम से भी जानते हैं। आपको स्लाइड जो पेश की जाएगी, हम लोग चलेंगे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम बाइलिंगुअल चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। देखिए, जो लोग नए हैं, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसका हिस्सा आप बन जाएं। इसी के साथ आखिर में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे कहने से आपका जो भी ग्रुप है, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हों या डिप्लोमा यानी डीएलएड के, अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि और सारे आपके साथी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए, देखिए, ये कम पूछता है कि जीन पियाजे कब पैदा हुए, जीन पियाजे कहाँ के थे। इन सब चीज़ों से उससे लेना देना नहीं है। बस जीन पियाजे के बारे में इतना आप जानिए, जीन पियाजे स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड के फ़िलासफ़ी हैं, ठीक है, फ़िलासफ़ी थे, अब तो रहे नहीं, ठीक है। इन्होंने किस पर बात की है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इदराकी नशोनुमा के नाम से उर्दू में जानते हैं, ठीक है। बस ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनकी जीवनी यानी उनके ज़िंदगी के हालात, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, सब नहीं पूछा जाता। उन्होंने काम क्या किया है, उससे सवालात आते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता है इसका ताल्लुक़ किससे है, मेंटल स्किल्स, यानी आपकी दिमागी क्या क्या महारतें हैं, उसका ताल्लुक़ किससे है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। इसी के साथ थिंकिंग, आप सोचते किससे हैं, अपने दिमाग से। आगे क्या है, रीजनिंग, जो भी आप कोई चीज़ मंतिकी तौर पे यानी लॉजिकली कोई चीज़ किससे सोचते हैं, रीजनिंग के तौर पे। आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में कोई अगर समस्या, कोई परेशानी लाहिक होती है तो उस परेशानी को आप किस तरह से सलूशन निकालते हैं, कैसे आप उसको हल करते हैं, ये सब किससे मुतालिक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, ठीक है। अब जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मुताल्लिक हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वो क्या है, वो लिटिल साइंटिस्ट है। याद रखिएगा ऐसा वर्ड। जीन पियाजे बच्चों को छोटा यानी वैज्ञानिक कहते हैं, यानी छोटा साइंटिस्ट कहते हैं। उनका मानना यह है कि एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, कहते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में सभी लोग कहते हैं दो चीज़ अहम है, एक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो आदमी को वरासत में मिलती है, ठीक है, तवारुस से जिसका ताल्लुक़ है। दूसरे नंबर पे एनवायरनमेंट, जो कि माहौल, ठीक है। जीन पियाजे का कहना यह है कि बच्चा जो हेरिडिटी से जो उसको दिमाग मिला है, अगर उसको एक्टिविटी करने का मौका मिल जाए तो अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा। इसीलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुछ लोग बिहेवियरिज्म हैं,
जो बिहेवियर की बात करते हैं, जैसे कि पावलो हैं और सारे लोग हैं, ठीक है, स्किनर हैं, तो वो सब तो बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे क्या हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनका मानना है कि बच्चा अपने नॉलेज की खुद तामीर करता है, ठीक है। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है। इनके साथ रेडिकल का मतलब इन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। इनका कहना है कि समाज को एक तरफ कर दो, बच्चे को दिमाग इतना मिला है कि उसको एक्टिविटी करने का मौका दो, खुद ही अपने नॉलेज को डेवलप कर लेगा। इसलिए रेडिकल इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने समाज को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। जहाँ समाज यानी मुआशरे की बात आ जाएगी, उसका ताल्लुक वाइगॉट्स्की से रहेगा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, यानी बच्चों की जो इल्म नफ्सियात है उसके फादर किसको कहा जाता है? इन्हीं को, यानी जीन पियाजे को। जीन पियाजे क्या है? जेनेरिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से भी इन्होंने जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सर्वे किया है, जो इन्होंने स्टडी की है, जेनेरिक चीज़ें जो यानी आपके तवारुस से मुताल्लिक है, एपिस्टेमोलॉजी के नाम से, या इस टर्म को याद रखिएगा, यानी जेनेरिक एपिस्टेमोलॉजी यानी मनोविज्ञान, यानी इंसान जो साइकोलॉजी से मुताल्लिक, ठीक है। क्या है? जेनेरिक का मतलब होता है वही तवारुस से मुताल्लिक, ठीक है, जो बच्चे को हेरिडिटी से चीज़ें मिलती हैं। तो जेनेरिक एपिस्टेमोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? जीन पियाजे को जाना जाता है, ठीक है। और जीन पियाजे क्या हैं? स्विस यानी बायोलॉजिस्ट हैं। बायोलॉजिस्ट यानी हयातियाती नज़रिया रखते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कितनी हाइट होगी, किस तरह से उसका दिमाग होगा, किससे? हेरिडिटी से मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। उन्होंने कहा हेरिडिटी से जो चीज़ मिल गई उसको अगर मश्क करेगा, प्रैक्टिस करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। वाइगॉट्स्की किसको अहमियत देते हैं? सोसाइटी और कल्चर। कहीं भी आपके ऑप्शन में सोसाइटी यानी समाज यानी मुआशरा और कल्चर यानी तहज़ीब व तमद्दुन की बात आ जाए, यानी सकाफ़त की बात आ जाए, तो किससे आप जोड़ेंगे? साइकोलॉजी से, और उससे यानी क्या नाम है, वाइगॉट्स्की से। आगे पियाजे, ये जो पियाजे चचा हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 फैक्टर दिए हैं। कितने फैक्टर दिए हैं? 4 फैक्टर्स। अब इनके चारों फैक्टर को हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे का नज़रिया है कि डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर कहीं भी ऑप्शन में ये पूछा जाए कि डेवलपमेंट का उसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अक्सर लोग यही मानते हैं। लेकिन जीन पियाजे चचा ये कहते हैं कि डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस, यानी उन्होंने स्टेजेस की बात की है। जैसे उन्होंने पहले कहा सेंसरी मोटर, यानी सेंसरी मोटर क्या होता है? यानी 0 से 2 साल। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? प्री ऑपरेशनल, यानी 2 से 7 साल। प्री ऑपरेशनल के बाद फिर इन्होंने क्या कहा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी 7 से 11 या 12 साल। उसके बाद इन्होंने कहा फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हम 11 या 12 साल से 18 साल तक लेते हैं। इन्होंने स्टेजेस की बात की है। इन्होंने तो इसलिए कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस की बात इन्होंने की, जीन पियाजे ने। लेकिन वाइगॉट्स्की ने किसकी की है? डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये लगातार चलने वाला अमल है, ठीक है, प्रक्रिया है। अब देखिए 4 फैक्टर डेवलपमेंट के क्या हैं, इसको देख लेते हैं। इसका पहला फैक्टर है मैचुरेशन। मैचुरेशन जिसको बुलूगत या पुख्तगी, उन्होंने कहा कि एक एज आती है, एक एज आने के बाद, जैसे जब बच्चा प्री ऑपरेशन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल जो है उसमें पहुंच जाता है, यानी स्टेज में, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जब पहुंच जाता है, यानी 12 से 18 साल तक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? यानी
पुख्तगी आ जाती है, बुलूगत आ जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सपीरियंस, जो इंसान तजर्बे की बुनियाद पे सीखता है। नंबर 3 पे क्या आता है? सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज में जो हम एक दूसरे से तामुल करते हैं, बातचीत करते हैं। और चौथे नंबर पे है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है तवाज़ुन, ठीक है। ये सारे टर्म जो है इन्हीं से मुताल्लिक हैं, ठीक है। इक्विलिब्रेशन, अब हम चारों को डिटेल से समझते हैं। नंबर 1 मैचूरेशन। मैचूरेशन में बायोलॉजिकल मैचूरेशन की बात इन्होंने की है, यानी बायोलॉजिकली जब बच्चा 18 साल का होता है तो उसके कुछ प्राइमरी सेक्सुअल या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल चीज़ें, जो बायोलॉजिकल वाली चीज़ें हैं, जो सेक्स से रिलेटेड है, वो सब डेवलप हो जाती है। जैसे अगर वो लड़का है तो आप देखेंगे उसको मोछ भी आ जाएगी, उसको दाढ़ी भी आ जाएगी, उसकी आवाज़ें मोटी हो जाएंगी। ये सब क्या है? ये सब बायोलॉजिकल मैचूरेशन है। इसी की तरह अगर लेडीज़ है, अगर लड़की है, तो उसके जो सारे आसारात हैं वो सब जो है 15 साल तक आते आते जो है सारे असरात दिखने लगते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैचूरेशन की बात इन्होंने की है, ठीक है। रेडीनेस टू लर्न, उन्होंने कहा है स्टेज के एतबार से, यानी 2 साल का बच्चा किस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, फिर 2 से 7 साल का, 7 से 11 साल का, फिर 11 से 18 साल का, यानी रेडीनेस टू लर्न एक किसको मैचूरेशन से इन्होंने ताल्लुक़ रखता है कि आप छोटा बच्चा है। जैसे अभी बच्चा जो है 3 साल का है, उसको हम मैथ देने लगे, जीन पियाजे या वाइगॉट्स्की की थ्योरी समझाने लगे, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा रेडीनेस टू लर्न किससे? मैचूरेशन से आएगी। जब बच्चा पूरी तरह फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है, यानी 11 या 12 से 18 साल तक पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, उसको लॉजिक सिखाइए, कुछ भी सिखाइए, कंजर्वेशन आ जाएगा और क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें उस स्टेज में आ जाती हैं, लॉजिक भी आ जाती है, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में जिनको महसूस करता है उसके बारे में भी सोचने लगता है। टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू एज, इसलिए देखेंगे हमारे जो टेक्स्ट बुक बनती है, आप देखेंगे जो बच्चा प्राइमरी क्लास का है उसके एज के एतबार से चीज़ें और जो पिक्चर्स वगैरह हैं रखी जाती हैं, ठीक है। आप देखेंगे अपर प्राइमरी में भी उसकी एज का ख्याल किया जाता है, फिर आप देखेंगे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों में भी। तो अकॉर्डिंग टू एज टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन किया जाता है, हमारा सिलेबस तैयार किया जाता है, यानी हम जीन पियाजे की थ्योरी को जहन में रखते हैं। आगे है नंबर 2 पे आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब है जो हम तजर्बे की बुनियाद पे सीखते हैं। तजर्बा क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस। हम ज़िंदगी में जितना लंबा तजर्बा हासिल करते हैं, चीज़ें करते हैं, उसमें गलती करते हैं, फिर उन गलतियों से सीखते हैं। तो इसी तरह एक कहता है वो जीन पियाजे कहते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट के फैक्टर हैं एक एक्सपीरियंस है, यानी एक्टिविटी बेस्ड एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते हैं। नंबर 3 है सोशल इंटरेक्शन। इसको जीन पियाजे ने बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट गिवन, किसके द्वारा? जीन पियाजे के ज़रिए। लेकिन अगर हम वाइगॉट्स्की को लेंगे तो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, ठीक है, समाज और कल्चर को। आगे चलिए, चौथा क्या है? चौथे नंबर पे इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या चीज़ है? इस टर्म को कैसे हम समझेंगे? उर्दू में तो हम कह देंगे तवाज़ुन। अब तवाज़ुन क्या है, कैसी सिचुएशन है, इसको समझते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ कन्फ्यूज़न, जैसे कोई भी चीज़ देखिए, आप दुनिया में अभी नए नए आए हैं, आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, तो आपके जहन में उस चीज़ को जानने के लिए कन्फ्यूज़न है। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थी, यानी मोबाइल फ़ोन का इजाद नहीं किया था, ठीक है। आप जैसे स्मार्टफोन पहले छोटी वाली मोबाइल जो है बटन से चलती थी, ठीक है। अब आप पहली मर्तबा देखेंगे तो सोचेंगे क्या चीज़ है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ने सोचा क्या है भाई, कौन सा सिस्टम इतना बड़ा है। फिर जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी, तो क्या हो जाएगा? उसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं।
जैसे कोई भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बाद आप डिस इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते यार ये क्या चीज़ है। पहले हम मोबाइल देखते थे बटन वाली चलती थी, अब ये बड़ा सा स्मार्टफोन, यहाँ बटन नहीं है, कैसे इसको डायल करेंगे? तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। और इक्विलिब्रियम प्रोसेस फिर जब अमल के ज़रिए जो कोई बताता है, जब इसको आप सीख लेते हैं तब इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। दो लफ्ज़ आता है, ठीक है, एक आता है अडेप्टेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अडेप्ट के लिए लफ्ज़ आता है कि कोई भी चीज़ जब आप अडेप्ट करते हैं यानी सिचुएशंस के मुतालिक उसको तस्लीम कर लेना, ठीक है। अडेप्टेशन यानी उसको तस्लीम कर लेना, ठीक है। एक लफ्ज़ आता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप देखेंगे अडेप्टेशन के लिए एक लफ्ज़ आता है मुआफ़क़त, मुताबक़त, ठीक है, सारे अल्फाज आते हैं, ठीक है। यानी मुआफ़क़त और इसी के साथ आएगा मुताबक़त, ठीक है। लेकिन इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है अडॉप्टेशन। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ ADOPT आ जाए, यहाँ ए है ना, ए का मतलब किसी चीज़ को लेना, उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके ले लेना, उसको अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। और अडॉप्ट का मतलब होता है हूबहू उठा लेना। जैसे किसी की औलाद नहीं होती तो क्या कहते हैं कि अडॉप्टेड चाइल्ड ले लेते हैं, यानी हूबहू उसको अपना बेटा तस्लीम कर लेते हैं, तो ओ से आता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी चीज़ को मुनज़्ज़म यानी इंतज़ाम से लगाना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम अडेप्टेशन से मुतालिक कुछ चीज़ों को जानते हैं। अडेप्टेशन किसको कहते हैं? देखिए, अडेप्टेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन थिंग फिट एन अदर। किसी भी चीज़ को एक दूसरी चीज़ से फिट करके करने के अमल को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। यानी उसको आपने तस्लीम किया, फिर अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है मॉडिफाई करके यूज़ कर लिया, एडजस्ट कर लिया, यानी उसको एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन, एक किससे है? अडेप्टेशन से मुताल्लिक़ है, ठीक है। और अब इसी से मुताल्लिक़ उन्होंने एक लफ्ज़ दिया है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है इंजज़ाब, यानी कोई भी जानकारी आपको मिली, हूबहू आपने उसको तस्लीम कर लिया, उसको अपने दिमाग में जज्ब कर लिया, उसको असिमिलेशन कहते हैं। एक लफ्ज़ इन्होंने दिया है अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है मालूमात की मदद से नए माहौल से मुताबकत पैदा करना, अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। अब हर एक टर्म को हम डिटेल से समझते हैं ताकि आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। देखिए, इन सारे कंसेप्ट यानी असिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, इन सब को समझने से पहले सबसे पहले हम स्कीमा जानते हैं। इन्होंने एक स्कीमा की बात की है। स्कीमा का ट्रांसलेशन देखेंगे उर्दू में, कहीं खाका लिख के आएगा, कहीं मंसूबा लिख के आएगा। स्कीमा क्या है? देखिए, जैसे आप कोई भी चीज़ है, आपसे पूछा जाए स्मार्टफोन क्या होता है, तो आपने जो स्मार्टफोन चलाया है, आपने उसको देखा है, ये आपके स्कीमे में, यानी कहा जाता है जैसे इंसान का ये ब्रेन है, दिमाग है, दिमाग में छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल होते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इंसान के स्कीमा में जमा होती है, ठीक है। जैसे अभी आप छोटे से बच्चे हैं, आपके घर में एक बिल्ली आ गई, ठीक है, तो आप पूछेंगे मम्मी ये क्या है? मम्मी बताएगी कि बेटे ये जो है कैट है, जिसको बिल्ली कहते हैं। तो क्या हुआ? अब कैट की शक्ल आपके स्कीमे में महफूज हो गई।
दोबारा आप कहीं घर में दोबारा आप देखेंगे, कहेंगे मम्मी बिल्ली आ गई, क्यों? क्योंकि वो बिल्ली की शक्ल पहली मर्तबा जो बताई गई थी वो आपके स्कीमे में महफूज हो गई, ठीक है। तो जैसे आप कहीं जाएं, मान लो आप हैदराबाद आए, हैदराबाद गए, गोलकुंडा किला देख करके आए, या इसी के साथ और आप चार मीनार देख करके आए, तो अब दोबारा जब आप अपने घर आ पाते हैं चार मीनार देख करके, दोबारा आप चार मीनार का नाम सुनेंगे तो फ़ौरन जो तस्वीर आपने देखी थी वहाँ जा कर के चारों तरफ से एक एक गुंबद लगा हुआ है, वो तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी, कहीं आपको दिखाया जाएगा, आप कह देंगे हाँ ये चार मीनार है। क्यों? क्योंकि उसका स्कीमा आपके दिमाग में पहले से फिट है। उम्मीद है कि आप स्कीमा यानी खाका या मंसूबा के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। समझ गए तो एक बार आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। स्कीमा के बारे में और क्या मैं समझाऊं, देखिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो मौजूदा जानकारी है वही चीज़ स्कीमा कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई पूछा फला जगह फला चीज़ को आप जानते हैं, आप कहेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपके स्कीमा में पहले से है, ठीक है। आप गए शेर देख करके आए, कहाँ? चिड़ियाघर में। दोबारा पूछा गया यार आप लाइन देखा, आपने शेर देखा? शेर ने देखा? हाँ मैं देखा हूँ। दोबारा तस्वीर, हाँ ये शेरनी ऐसे रहती है। क्यों? क्योंकि जो पहली मर्तबा आपने देखा वो चीज़ आपके स्कीमे में महफूज हो गई। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड आप समझते हैं, कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है उसका जवाब देते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके स्कीमे में महफूज है, गोया कि स्कीमा आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। एक लफ्ज़ आता है असीमिलेशन। सबसे पहले असीमिलेशन आता है। असीमिलेशन यानी अडॉप्टेशन से दो सीख निकलती थी, आपको पता है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन से, जैसे अडेप्टेशन से दो था, एक आपका असीमिलेशन, एक है अकोमोडेशन, ठीक है। अडेप्टेशन आप समझ गया, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करके ले लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। इसमें एक लफ्ज़ आता है असीमिलेशन, और पहला आता है असीमिलेशन और दूसरा क्या आएगा? दूसरा अकोमोडेशन, अकोमो, ठीक है। एक असीमिलेशन, दूसरा अकोमोडेशन। अब असीमिलेशन क्या है? किसी भी चीज़ को जब आपने पहली मर्तबा देखा, देख करके अपने जहन में उसको, अपने स्कीमा में उसको डाल लिया, इसलिए मैंने स्कीमा समझा दिया पहले, स्कीमे में अपने आप ने महफूज कर लिया, वो है असीमिलेशन। यानी जब कोई भी चीज़ अपने स्कीमे में आप ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं यानी शामिल करते हैं। कोई भी चीज़ अपने स्कीमे में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो क्या है? असीमिलेशन। इसकी मिसाल, जैसे ईयरफोन पहले आया था। पहले क्या था? ईयरफोन चलता था। ईयरफोन मतलब एक वायर आप अपने मोबाइल में लगाइए, दूसरा हिस्सा अपने कान में अगर आप लगाएंगे तो वहाँ अगर गाना बजाएंगे, कुछ भी म्यूज़िक बजाएंगे, आपके कान में सुनेगी। आपने ईयरफोन के बारे में समझ लिया, दोबारा आप किसी के हाथ में ईयरफोन देखेंगे, समझ जाएंगे इसका क्या यूज़ है क्योंकि वो चीज़ आपने अपने नॉलेज में, अपनी स्कीमे में आपने शामिल कर लिया। दोबारा कोई कहेगा हाँ मैं जानता हूँ, इसको कान में लगाते हैं, इसको जो है फ़ोन में लगा करके सुनते हैं। दूसरी चीज़ मिसाल लीजिए, वॉच, घड़ी। घड़ी आपने सिंपल देखी, जैसे मेरी एक सिंपल घड़ी है, हाँ इससे क्या है? इसमें 1 घंटे वाली सुई है, 1 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, इससे हम टाइम को जानते हैं, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। घड़ी से हम टाइम के बारे में, वक्त के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आपने देखा तो इस नॉलेज को अपने स्कीमे में आपने जज्ब किया यानी शामिल किया। जैसे कैट की मिसाल मैंने अभी दी थी। कोई बच्चा है, पहली मर्तबा एक जानवर देखता है तो कहा क्या है मम्मी, क्या आ गई? क्या आपने, मम्मी ने बोला कि बेटे ये क्या है? ये बिल्ली है, जिसको कैट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसने कहा अच्छा,
इसका मतलब बिल्ली होती है जिसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक आँखें होती हैं। उसने उसको क्या है, अपने दिमाग में, अपने स्कीमे में इसको जज़्ब कर लिया। ठीक है, सारी मिसाल आपने समझ लिया। इसको क्या कहेंगे, असिमिलेशन। अब इसके बाद हम अकोमोडेशन समझेंगे। अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी जो कुछ आपने जज़्ब किया है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करिए, यानी थोड़ा सा आप मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने स्कीमे में जो चीज़ महफूज है। इसी के साथ मैनिपुलेट, उसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी कीजिए। मसलन पहली मिसाल मैंने क्या दी थी, ईयरफोन की। ईयरफोन है, आजकल देखेंगे ईयरफोन का ज़माना ख़त्म हो गया। अब क्या है, आप देखेंगे ईयरबड्स आ गए। क्या है, ब्लूटूथ अपना ऑन कीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना वो खोलिए, उसमें जो है इंडिकेशन आ जाएगा, आप पकड़ा लीजिए। आजकल देखेंगे बहुत लोग हैं कान में लगा लेंगे, कहीं से कोई वायर नहीं। उसकी कैपेसिटी ये है कि 10 मीटर के रेंज में अगर मोबाइल है तब भी वो कवर करेगा। तो अगर कोई आपने अभी तक देखा नहीं, पहली मर्तबा देखा, आप क्या जानते हैं, ये ईयरफोन के बारे में जानते हैं कि इसमें वायर होता है तब उससे होता है। आपने कहा ये क्या है, कहा भाई ये जो है ईयरबड्स है, इससे कान में आवाज़ आती जो मोबाइल में बजता है। अरे बगैर वायर के कैसे आ गया, आपने उसको ट्राई किया, अच्छा हाँ ये तो आ गया। तो क्या क्या, जो आपने ईयरफोन का जो नॉलेज था आपके दिमाग में कि वायर से आवाज़ जाती है, अब उसमें थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया अपने नॉलेज को, उसको क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। आपने ईयरबड्स के बारे में समझ गए कि बगैर वायर के भी हम सुन सकते हैं, क्या है, अकोमोडेशन। आपने एक वॉच देखी, आजकल स्मार्ट वॉच आती है, उसमें क्या है, सुई नहीं बल्कि डिजिट चलती है। आपके मोबाइल फ़ोन बजता है, उसमें भी इंडिकेशन जाता है। आपने कहा भाई ये क्या चीज़ है, इसमें डिजिट चलती है। फिर आपने बताया कि ये स्मार्ट वॉच है। मैंने कहा अच्छा स्मार्ट वॉच ऐसी होती है, हम तो पहले वाली वॉच जो है जिसमें सुइयाँ होती थी। तो पहला जो आपका वॉच के बारे में नॉलेज था, जो आपने जज़्ब किया था, वो क्या, असिमिलेशन था। दोबारा उस नॉलेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, यानी एडजस्ट कर लिया अपने स्कीमा में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको अकोमोडेशन। तीसरी मिसाल बिल्ली की लीजिए। अब मम्मी ने आपको बता दिया कि बेटे ये बिल्ली है, आपने अपनी स्कीम में बैठाया, अच्छा जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, ठीक है, वो बिल्ली कहलाती है। दूसरे दिन कुत्ता घर में आ गया, आपने कहा मम्मी मम्मी बिल्ली आ गई। मम्मी ने कहा नहीं बेटे ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, क्योंकि देखिए उसकी साइज़ बड़ी है, इसके पैर बड़े हैं, ठीक है, इसकी आँखें दूसरी तरह हैं। उसने कहा अच्छा बिल्ली कुत्ते में फ़र्क है। तो उसने उसके दिमाग में जो नॉलेज था कि 4 पैर वाली चीज़ों को बिल्ली कहते हैं, लेकिन जब कुत्ते को देखा तो उसने अपने नॉलेज को जो उसने जज़्ब किया था उसमें मॉडिफिकेशन किया, एडजस्टमेंट किया। इसी को हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप इसके बारे में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए थोड़ा सा इस टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले असिमिलेशन, कोई भी नॉलेज मिला, जैसे हम लेते हैं बिल्ली की मिसाल। बिल्ली को आपने देखा, उसको अपने दिमाग में समझ लिया, अच्छा जिसके 4 पैर होते, एक पूँछ होती, उसको बिल्ली कहते हैं। इक्विलिब्रेशन, ये आपके दिमाग में इक्विलिब्रेशन हो गया, सारी चीज़ों को वही कहेंगे। आपके पास न्यू सिचुएशन डेवलप हुई। न्यू सिचुएशन क्या डेवलप हुई, आपने एक देखा बिल्ली से बड़ा जानवर यानी कुत्ता था, तो क्या था, अब ये हुआ डिसइक्विलिब्रियम, यानी आपके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो गया, यानी कन्फ्यूजिंग हो गई कि क्या चीज़ है, ये तो बड़ा है, इसकी टांगें भी बड़ी हैं, इसकी पूँछ भी बड़ी है। तो जब आपको किसी ने बताया कि एक इसको डॉग यानी कुत्ता कहते हैं, तब क्या आपने उस अपने स्कीमा में जो नॉलेज था उसको क्या अकोमोडेशन, यानी उसको आपने ज़रूरत के मुताबिक उसको चेंज करके अपने दिमाग में बिठा लिया। इसी को अकोमोडेशन कहते हैं।
तो जीन पियाजे के ये सब टर्म बहुत कन्फ्यूजिंग वाले थे, इंशाल्लाह इसके बाद कन्फ्यूजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जीन पियाजे से मुताल्लिक़ कुछ उर्दू में पीपीटी है, वो देख लेते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इदराकी नशोनुमा या उकूफ़ी नशोनुमा कहते हैं, ठीक है, असबी साइंस व नफ्सियात यानी न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी में इदराकी नशोनुमा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी अहम है। इससे बच्चा की मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसके अमल की नशोनुमा पर रोशनी पड़ती है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम के तालिब इल्म को टारगेट करके चल रहा हूँ। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी आप समझ जाएंगे। जीन पियाजे की, ठीक है, इदराकी नशोनुमा में दरियाफ्त और इदराकी महारतें शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा वजाहत शुदा ज़राए और लिसानी इक्तिसाब शामिल है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी, मोरल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। पियाजे ने अपने तजर्बे में तफसीली तौर पर वाज़ेह किया है किस तरह बच्चे के जहन में दुनिया की वजाहत होती है। पियाजे के कई एक नज़रिया, बहुत सारे उन्होंने सर्वे किया है, स्टडी किया है, नज़रियात खारिज किए गए हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेजेस की बात की है, उन्होंने जो इदराकी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो अपना नज़रिया पेश किया है, हर जगह काबिल कबूल है, ठीक है। शीर ख्वाद की इन्फेंसी बच्चा है, 0 से 2 साल वाला है, दूध पीने की उम्र में अशिया के तसव्वुर के मुस्तकिल होने का अमल यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, स्टेजेस में बात की है। मदरसे की उम्र के बच्चों में तहफ़्फ़ुज़ कंजर्वेशन आ जाता है, यानी जब बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल वाली पीरियड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। चलिए आगे है। बुनियादी तौर पर जीन पियाजे एक हयातियात दां, बताया था मैंने, बायोलॉजिकल वाले हैं, ठीक है, थे। खुसूसन उन्होंने मोलुस्क मतलब रहता है घोंगा जो उसमें रहता है समंदर वगैरह में, इसी तरह यानी क्लैम का मतलब सीप जो समंदर में, उन सब चीज़ों का इन्होंने मुताला स्टडी किया, ठीक है। और देखिए, जीन पियाजे से मुताल्लिक़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, क्योंकि उसने अमली साइंस यानी प्रैक्टिकल साइंस के सोच के अमल के गहरे नज़रिए पेश किए हैं, इसलिए ये जहनी नशोनुमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत मशहूर हुए। उसने अपने काम को जेनेरिक एपिस्टीमोलॉजी, मैंने बताया था ना, का नाम दिया था। जेनेरिक यानी जो वरासत से मुताल्लिक़ है, हेरिडिटी से, जो कि मालूमात की नशोनुमा यानी नॉलेज डेवलपमेंट का मुताला है। उसने मुशाहदा किया कि एक बच्चा किस तरह अपनी पसंदीदा शय को ग्रैब करता है यानी छीनता है और उससे झनझन आवाज़ यानी रैटल साउंड पैदा करता है और उसको ज़ोर से अपने मुंह में ढकेलता है। ये सब चीज़ें देख करके फिर उसने सारी स्टेजेस दी हैं, ठीक है। इसी तरह जब बच्चे की नज़र अपने बाप की कीमती घड़ी पर पड़ती है, तब वो उसके साथ भी यही अमल दोहराता है, यानी ग्रैब्स एंड थ्रस्ट, उसको भी जो भी पाता है मुंह में ले जाता है। ये नई शय की यानी मंसूबा बंदी यानी स्कीम टू द न्यू ऑब्जेक्ट, यानी नई चीज़ जो उसके स्कीमा में महफूज हो रहे हैं। दरअसल इंजेज़ाब, मैं बताया ना, असीमिलेशन, जो आप पहली बार अपने दिमाग में जज्ब करते हैं। बच्चा किसी शय को पुराने मंसूबा यानी ओल्ड स्कीमे के तहत असीमिलेट करता है। मालूमात को जज्ब करना और उनको हासिल करने के 2 पहलू हैं, ठीक है। अब आगे 2 पहलू क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बहुत सारे स्टेजेस जो उन्होंने दिया, हर स्टेज में बच्चा किस तरह से डेवलप होगा उसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक है मौजूद, वहाँ से आप जो है उससे जुड़ जाएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, दोस्तों को शेयर कर दें। इसी के साथ इंग्लिश ग्रामर की क्लासें और आप देखेंगे उर्दू की सारी क्लासें
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक रख दूंगा, ठीक है। क्योंकि टीएस टेट और एपी टेट दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम है। मैंने उसमें उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की सारी वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको आप डिटेल से देख करके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।